सोचिए, एक सम्राट कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद अपने हथियार हमेशा के लिए त्याग देता है और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जो शांति का मार्ग है। मैं बात कर रहा हूं सम्राट अशोक की और उनके अपनाए हुए बौद्ध धर्म की। पर क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि भारत की धरती पर जन्मा ये दर्शन एक दिन पूरी दुनिया को अपनी छांव में ले लेगा? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक गहरा विरोधाभास। वो धर्म जो पूरी दुनिया में फैला, वो अपनी ही जन्मभूमि मतलब भारत में सिमट कर क्यों रह गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हैरान कर देता है ना? आखिर ऐसा हुआ कैसे? आज भारत की कुल आबादी का सिर्फ 0.7% हिस्सा बौद्ध धर्म को मानता है। जी हां, सिर्फ 0.7। ये छोटा सा आंकड़ा ही हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं दुनिया के उन हिस्सों से जहां बौद्ध धर्म सिर्फ लोगों की आस्था नहीं बल्कि देश की पहचान का एक अहम हिस्सा है, जहां धर्म और राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। कंबोडिया में तो लगभग 98% आबादी बौद्ध है, मतलब लगभग पूरा देश। और सिर्फ कंबोडिया ही नहीं, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुमत में हैं। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, इसे संविधान में भी एक खास जगह दी गई है। ये सारे देश, जिन्हें हम थेरवाद परंपरा का गढ़ कह सकते हैं, एक अलग ही कहानी बताते हैं। अच्छा, तो ये थेरवाद बौद्ध धर्म क्या है? देखिए, इसे बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन शाखा माना जाता है। बुजुर्गों का मार्ग। और जैसा हमने अभी देखा, दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादातर देशों में इसी परंपरा का पालन होता है। और ये देखिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये श्रीलंका के संविधान से लिया गया है, जो साफ साफ कहता है कि बौद्ध धर्म को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा और इसकी रक्षा करना, इसे बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य होगा। इससे पता चलता है कि धर्म और राष्ट्र की जड़ें कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए अब कहानी का रुख एक ऐसी जगह की ओर मोड़ते हैं जहां मामला बहुत ही अलग और काफी ज्यादा जटिल है। बात करते हैं पूर्वी एशिया की और खासतौर पर चीन की। चीन में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो वहां की सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध आबादी चीन में ही रहती है। और तो और सरकार खुद बौद्ध धर्म को चीनी संस्कृति और इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे कुछ बड़े रणनीतिक कारण हैं। पार्टी को लगता है कि बौद्ध धर्म सामाजिक सद्भाव और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यही नहीं, ताइवान के साथ रिश्ते बेहतर करने में भी ये एक अहम कड़ी है, क्योंकि वहां बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। और तो और चीन के पूर्व नेता भी इसे बढ़ावा देते रहे हैं। अब अगर जापान और वियतनाम की बात करें तो वहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। वहां बौद्ध धर्म वहां की स्थानीय परंपराओं जैसे शिंतो और पूर्वजों की पूजा के साथ कुछ इस तरह घुल मिल गया है कि किसी एक धर्म की रेखा खींचना बहुत मुश्किल है। लेकिन महायान बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक असर वो तो साफ दिखाई देता है। अच्छा, अब कुछ ऐसी जगहों की बात करते हैं जिनके बारे में सुनकर शायद हैरानी हो। दुनिया में कुछ ऐसे कोने भी हैं जहां बौद्ध धर्म की मौजूदगी की उम्मीद कम होती है, लेकिन वो बहुत मायने रखती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंगोलिया। सोचिए, लगभग 70 सालों तक कम्युनिस्ट शासन ने वहां धर्म को पूरी तरह से दबाकर रखा। लेकिन 1990 के दशक में जैसे ही लोकतंत्र आया, तिब्बती बौद्ध धर्म ने एक जबरदस्त वापसी की। इतनी जबरदस्त कि सरकार ने उसे देश का पारंपरिक धर्म घोषित कर दिया। और ये वापसी कितनी सफल रही। आज मंगोलिया की 93% आबादी बौद्ध परंपराओं को मानती हैं। ये वाकई में एक असाधारण, एक कमाल की वापसी है। चलिए, अब एक पहेली। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि पूरे यूरोप महाद्वीप में वो कौन सी एक जगह है जहां बौद्ध धर्म बहुमत में है? जवाब है कालमिकिया। ये रूस का ही एक स्वायत्त गणराज्य है। दिलचस्प बात यह है कि ये यूरोप का इकलौता बौद्ध गणराज्य है जिसे मंगोल प्रवासियों के वंशजों ने बसाया था, और आज भी वहां की सरकार बौद्ध धर्म को काफी बढ़ावा देती है। तो पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अब हम कहानी को वापस वहीं ले आते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वापस भारत। और अब उस सवाल का सामना करते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बौद्ध धर्म की हर बड़ी घटना, हर नींव का पत्थर यहीं रखा गया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में,
ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, पहला उपदेश सारनाथ में और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। मतलब इसकी जड़ें, इसका पूरा वजूद इसी धरती से है। और यहीं आकर हम फिर से उसी सवाल पर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ वो शानदार अतीत जहां भारत बौद्ध दर्शन का जन्मस्थान है, और दूसरी तरफ आज की हकीकत जहां आबादी का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही बौद्ध है। ये तब है जब 20वीं सदी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नवयान आंदोलन से इसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन आंकड़ों की है? शायद नहीं। इन नंबरों से कहीं ज्यादा बौद्ध धर्म आज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के दुनिया पर अपना सांस्कृतिक प्रभाव डालना। ये भारत का दुनिया को दिया हुआ शांति का वो दर्शन है जो आज की संघर्षों से जूझ रही दुनिया को एक रास्ता दिखाता है। तो आखिर में हम इस खूबसूरत विचार पर पहुंचते हैं कि सम्राट अशोक ने जो बीज बोया था वो आज एक विशाल वटवृक्ष, एक बैनियन ट्री बन चुका है। हो सकता है कि भारत में आज उसका तना उतना विशाल न दिखे, लेकिन उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हैं और हर जगह शांति की छांव दे रही हैं।